तो प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान के पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो अपना पहला बिंदु है कार्बन का परिचय। क्या? कार्बन का परिचय। तो अगर कार्बन के परिचय की हम बात करें तो कार्बन एक क्या है? अधातु है। क्या दोस्तों? कार्बन एक अधातु है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। कार्बन को सी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6। परमाणु संख्या इसकी 6 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? अगर इसकी परमाणु संख्या 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी इसमें 6 होगी। और इसका परमाणु भार इसका कितना हो जाएगा? 12। तो इसमें इन परमाणुओं की संख्या 6 हो जाएगी तो प्रोटॉनों की संख्या 6 और परमाणु भार 12। कितना हो जाएगा दोस्तों परमाणु भार इसका? 12। इसके अलावा कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन जो है वह एक सर्वतोमुखी तत्व है, यानी यह सभी स्थानों पर पाए जाने वाला तत्व है। कार्बन भूमि की भूप्रपट्टी में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन की मात्रा भूमि की भूप्रपट्टी में 0.02% है, जबकि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी है दोस्तों? वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03%। 0.03% किसके रूप में? गैस के रूप में पाई जाती है। और कार्बन जीव इसके अलावा ये जीव जंतुओं व पेड़ पौधे कार्बन के यौगिक से मिलकर बना है। इसमें अगला बिंदु है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों? कार्बन के परमाणु की संख्या है 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6। तो इसमें के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। तो के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 आ जाएंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन एल कक्षक में आ जाएंगे। कितने? 4। तो यानी एल कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी इसका अष्टक पूर्ण होने के बाद इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो +4 होगी। क्या होगी दोस्तों? कार्बन की जो संयोजकता है वो +4 होगी। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यह इसका नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटीन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये इसका है के कक्ष। कौन सा कक्ष? के कक्ष। ये इसका है के कक्ष। तो के कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। उसके बाद है ये एल कक्ष। एल कक्ष। तो एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। ये क्या हो गया? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिसमें इसके के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तथा एल कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्बन यौगिक के बारे में। कार्बन यौगिक की बात करें तो कार्बन एक चतुर्संयोजी है, यानी इसकी संयोजकता कितनी है? +4। इसलिए इसको चतुर्संयोजी भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? कार्बन एक चतुर्संयोजी यौगिक है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिका बंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। इसलिए कार्बन की जो आबंध की प्रकृति होती है वो चतुर्संयोजी होती है। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अगला बिंदु अपना सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध यानी एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब अलग अलग परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ले दे के साझेदारी करते हैं तो उससे बने आबंध क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध। क्या दोस्तों? सहसंयोजी आबंध। इनमें भी 2 थे, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक।
सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, जबकि सहसंयोजी का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। जबकि आयनिक यौगिकों का प्रबल अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है, जबकि सहसंयोजी का अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होता है और इनका ज़्यादा होता है। विद्युत के सुचालक यानी आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विद्युत के कुचालक। अब अगला बिंदु है अपना सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण, यानी जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। क्या होता है दोस्तों? जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। इसके अलावा इनके मध्य अंतराण्विक बल यानी जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो दुर्बल यानी कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वह कमजोर होता है तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। अब कार्बन के गुणधर्म की बात करें तो कार्बन के गुणधर्म में अपन पढ़ेंगे चतुसंयोजकता, यानी जो कार्बन का पहला गुणधर्म है वह चतुर संयोजकता, यानी कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, इसलिए इसे चतुसंयोजी यौगिक भी कहते हैं और इसकी +4 संयोजकता के कारण इसको चतुसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं या एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर किसी के भी साथ आबंध बना सकता है। अगला गुण है इसका श्रृंखलन। क्या दोस्तों अगला गुण इसका? श्रृंखलन यानी कार्बन व कार्बन के मध्य या अन्य तत्वों के साथ एक श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है, अर्थात कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, साकित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। यौगिकों का कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एकल आबंध, एकल क्या दोस्तों? एकल बंध यानी एक रेखा है इसमें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंगल बॉन्ड। इसके अलावा है द्वि आबंध। कौन सा दोस्तों? द्वि आबंध, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे आएगा? ऐसे। इसके अलावा है त्रि आबंध। त्रि आबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। क्या दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को कैसे दर्शाएंगे? 3 रेखाओं से। तो देखिए एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले बिंदु पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी जो विभिन्न तत्व हैं या यौगिक हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले चलते अपन H2 यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है। तो अपन जानते हैं कि H2 का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है, यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह 1 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यानी इसका जो K कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कितने होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, H2 है तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये इसका परमाणु है और ये इसका परमाणु है। ठीक है दोस्तों, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये इसका परमाणु है और ये इसका परमाणु है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी इसके जो K कक्षक होता है, K कक्षक में अधिकतम 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास पहले ही है और इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो ये वाला हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इससे इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो बंध बन रहा है इनके मध्य वो सिंगल बॉन्ड है, यानी एक ये दे रहा है और एक ही ले रहा है। तो इनके मध्य कौन सा?
बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध। कौन सा दोस्तों? एकल आबंध। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एकल आबंध का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इधर से भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। चलते हैं अगले बिंदु पे। अगला परमाणु अपना ऑक्सीजन यानी O2। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है दोस्तों? 6। सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। तो इसके K कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। और L कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इस हम जानते हैं कि L कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही है और 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो यहाँ अपन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे। तो ये ऑक्सीजन हो गया और ये वाला ऑक्सीजन हो गया। तो ये ऑक्सीजन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में? 6। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। और इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके। तो इसका जो परमाणु है इसका अष्टक पूर्ण हो गया 2 2 4 2 6 2 8। ये इधर भी 2 2 4 2 6 2 8। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु ऑक्सीजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहे हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, जिससे इन दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया और इनके मध्य जो वो द्विआबंध बन रहा है। कौन सा दोस्तों? द्वि यानी डबल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी कर रहे हैं। इसके आगे चलते हैं CO2। इससे पहले एक और परमाणु है N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। तो इसके K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इनके मध्य ये अपना नाइट्रोजन और ये अपना नाइट्रोजन। तो इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वो 1 2 1 2। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा इसको और 3 इलेक्ट्रॉन ये इसे लेगा। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार 2 और 6 8 इसके अष्टक में भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे को 3 3 इलेक्ट्रॉन दे के उसकी साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए इनमें कौन सा आबंध होगा? त्रिआबंध। यानी त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं? 3 लाइन से। अगला है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसमें कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं दोस्तों? 2 परमाणु। तो हम जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 और ऑक्सीजन की 8। तो इसके K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L कक्षक में 4, जबकि ऑक्सीजन के K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इस प्रकार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। यह है ऑक्सीजन और यह है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर दर्शा देंगे, 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। इसी प्रकार इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। और हम जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये 2 तो इधर दे देगा और 2 इधर दे देगा। अब देखिए कार्बन का अष्टक देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया।
इसी तरह इधर वाले ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये जो साझेदारी कर रहे हैं वे दो दो इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं दोनों तरफ। तो इनमें जो आबंध होगा वो इस प्रकार होगा, यानी डबल बॉन्ड। क्या होगा दोस्तों? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की साझेदारी यानी द्विआबंध की साझेदारी के द्वारा ये अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, जिससे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण होता है। अगला बिंदु अपना दोस्तों H2O। H2O का सामान्यतः नाम जल होता है या हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? वो होती है 1, यानी इसके K कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 नहीं, L कक्षक में K कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अष्टक, हम जानते हैं कि K कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो इसके K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि L कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके लिए इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखते हैं दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा। तो यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यह है अपना हाइड्रोजन। ये इधर हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको दे देगा और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इसको दे देगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन के अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए के कक्षक में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इसके पास पहले से था और 1 और मिल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। अब समझते हैं अपन एथेन की संरचना, यानी एथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है उसको समझते हैं। तो हम जानते हैं कि एथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C2H6, यानी इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 है। तो अब इसका चित्र बनाने के लिए 2 कार्बन दर्शा देंगे और 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हाइड्रोजन दर्शा देंगे। तो हम जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि कार्बन की जो संयोजक परमाणु संख्या वो 6 है, तो इसके K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको बाह्यतम कक्ष को पूर्ण करने के लिए, यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इस प्रकार बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 इधर दे दिया। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये वाला कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इसको देगा और 1 इसको देगा। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसके पास है, इसके पास। अब देखते हैं इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, इसके 1, 2, 3, 4 और हाइड्रोजन के ये 1 इलेक्ट्रॉन है सबके। तो अपन अष्टक पूर्ण करते हैं, तो ये हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक में K कक्षक के लिए। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी हो गया, ये हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो गया और इसका भी हो गया। अब कार्बन का अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो देखते हैं दोस्तों ये जो अष्टक बन रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी इस कार्बन का अष्टक कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार इस कार्बन के अष्टक में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका अष्टक भी पूर्ण हो गया। और ये इम्पोर्टेंट है, क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो आप उम्मीद है आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो देखिए अगला बिंदु अपना CNG का पूरा नाम लिखिए व इसके मुख्य घटक की संरचना का निर्माण कीजिए।
CNG क्या होती है दोस्तों? CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप आसानी से लिख देंगे, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको क्या कहते हैं? CNG। और इसका जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। क्या है दोस्तों मुख्य घटक इसका? मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो अब अपन CH4 यानी मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो इसमें भी कार्बन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। और हम जानते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो इसके K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके L कक्षक को पूर्ण होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि हम जानते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, तो इसके K कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि K कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कार्बन, इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन दर्शा देंगे, तो 3 और 4। तो ये कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में वो दर्शा देंगे 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास 1, 2, 3, 4। तो कार्बन की जो अष्टक का निर्माण है वो इस प्रकार करेंगे तो कि इसके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसी प्रकार हाइड्रोजन के अष्टक का निर्माण इस प्रकार करेंगे कि इसके अष्टक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये मीथेन की क्या हो गई दोस्तों? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाए। अगला बिंदु अपना कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के अपर रूप की बात करें तो इसका पहला अपर रूप है हीरा, सेकंड है ग्रेफाइट। कौन सा दोस्तों? ग्रेफाइट। तीसरा है फुलरीन, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन के अपर रूप लिखिए, तो इसमें लिखेंगे अपन हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि क्या है? कार्बन के अपर रूप। अब आप सोचेंगे कि अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप वो है जो किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनमें भौतिक गुण अलग अलग होते हैं तथा रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अपर रूप कहा जाता है। इस गुण को दर्शाने वाले तत्व को अपर रूपता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपर रूपता कहते हैं। अब पढ़ेंगे कार्बन के कौन कौन से अपर रूप, यानी जो ये तीनों जो अपर रूप है वो कौन से अपर रूप है? क्रिस्टलीय अपर रूप। कौन से दोस्तों? क्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अपर रूप भी 2 प्रकार के हैं, जिनमें पहले प्रकार क्रिस्टलीय अपर रूप के तीनों उदाहरण हैं, और दूसरे अपर रूप कौन से हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप में आ जाते हैं कोल, कोक, कास्ट, चारकोल, जंतु को चारकोल, काजल, गैस, कार्बन आदि किसके उदाहरण हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप के। अब पढ़ेंगे अपन हीरा के बारे में, यानी हीरे के जो मुख्यतः गुण है वो क्या क्या है। तो हीरा जो है उसको अपन डायमंड भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? डायमंड। तो हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है तथा ये बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, और यह जो है विद्युत का कुचालक होता है। इसकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है, और इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य की दूरी 154 pm होती है। क्या होती है दोस्तों? 154 pm। इसके अलावा इसकी जो संरचना है वो बता दी मैंने, चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। जो शुद्ध हीरा जो है वो शुद्ध कार्बन का रूप है। क्या है दोस्तों? शुद्ध कार्बन का रूप। और इसका उपयोग की बात करें, क्या करें? इसके उपयोग की बात, तो इसका उपयोग आभूषण बनाने में और कांच को काटने में आदि कार्यों में किया जाता है। अगला पर रूप है ग्रेफाइट। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक मुलायम व भंगुर प्रकृति का तत्व है, और इसकी जो परतदार संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। कैसी दोस्तों? षटकोणीय होती है।
और यह जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से इसमें एक ही तल में जुड़े होते हैं। और अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग शीशा व पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला रूप है फुलरीन। क्या दोस्तों? फुलरीन। तो फुलरीन की बात करें तो फुलरीन सबसे पहले C60 बना। क्या बना दोस्तों? C60। और जो इसकी संरचना होती है वो एक बॉल की तरह होती है। तो इसकी संरचना के बारे में पूछे तो क्या लिखेंगे हम? इसकी संरचना जो होती है वो एक बॉल की तरह होती है। अब अपन हीरे और ग्रेफाइट में तुलना करेंगे। तो हीरा जो है पारदर्शी व कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट एक दूसर पदार्थ होता है। इन दोनों में अंतर देख रहे अपन, है ना। तो हीरा जो है पारदर्शी व कठोर होता है लेकिन सरलता से चटक जाता है, जबकि ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या होता है? एक दूसरा पदार्थ होता है। यह स्पर्श करने पर चिकना होता है। हीरे की बात करें तो हीरे में कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक त्रिविमीय दृढ़ संरचना बनाता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु उसी तल में अपने निकटतम 3 कार्बन से जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बनाता है और ये मृदु होता है। विद्युत चालकता की बात करें तो हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? सुचालक। और इसके उपयोग की बात करें तो हीरे का उपयोग आभूषणों में प्रयुक्त होता है तथा काटने, पीसने व छिद्र करने में इसका उपयोग होता है, जबकि ग्रेफाइट के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग पेंसिल आदि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु अपना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पढ़ने से अपन को पता चल रहा है यानी वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन किस से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में विवर्त श्रृंखला और समवर्त श्रृंखला दो प्रकार की श्रृंखला पाई जाती है। तो इनमें संतृप्त एल्केन श्रेणी होती है। एक तो कौन सी दोस्तों? संतृप्त एल्केन। संतृप्त और असंतृप्त कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन श्रेणी। कौन सी दोस्तों? एल्केन श्रेणी। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में श्रेणी आती है एल्किन। एल्किन और एल्काइन। कौन कौन सी? एल्किन और एल्काइन। अपन जानते हैं कि एल्केन श्रेणी होती है वो सिंगल बॉन्ड होती है, यानी सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। कौन सी होती है दोस्तों? एकल बंध। जबकि एल्किन होती है वो डबल बॉन्ड होती है यानी द्विआबंध। कौन सी? द्विआबंध। और एल्काइन की बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड होती है यानी त्रिआबंध। कौन सी दोस्तों? त्रिआबंध। और एल्केन के सूत्र की बात करें, अब अपन इन सब के सूत्र के बारे में देखेंगे। एल्केन की सूत्र की बात करें तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। यहाँ n क्या है? परमाणु की संख्या है। तो और इसका जो अनुलग्न है एल्केन का अनुलग्न का मतलब होता है जो पहले लगता है, पीछे लगता है। जैसे हिंदी में प्रत्यय लगता है ना बाद में, वैसे इसमें अनुलग्न लगता है। क्या? एन लगता है। इसमें अनुलग्न एन लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में मेथेन, एथेन, प्रोपीन आदि। क्या दोस्तों? मेथेन, एथेन, प्रोपीन आदि। देखते हैं अपन। तो इनमें 3 प्रकार की श्रृंखला है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में है वो एल्केन। कौन सी श्रेणी? एल्केन। जबकि एल्किन और एल्काइन कौन सी श्रेणी में आती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इनके बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड।
ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है, जबकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसका सूत्र क्या है? CnH2n+2। क्या है दोस्तों? CnH2n+2। जबकि एल्कीन का सूत्र है CnH2n। अगर एल्काइन के सूत्र की बात करें तो CnH2n-2। अगर सूत्र याद करने की शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो इसमें सटा के, अटा के, घटा के, यानी इसमें सटा के यानी 2 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 को हटा दिया और इसमें 2 को घटा दिया। सूत्र एक ये CnH2n, इसमें 2 को जोड़ा, CnH2n 2 को हटा दिया, CnH2n 2 को घटा दिया, यानी सटा के, हटा के, घटा के ट्रिक से आप इनके सूत्र याद कर सकते हैं। तो CnH2n+2 एल्केन श्रेणी का सूत्र है, जबकि CnH2n एल्कीन श्रेणी का जो कि डबल बॉन्ड है, और CnH2n-2 एल्काइन श्रेणी यानी ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध वाली श्रेणी का है। इसमें अनुलग्न लगता है एन। कौन सा दोस्तों? एन। इसके उदाहरण की बात करें तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन आदि इसके उदाहरण है, जबकि इसमें अनुलग्न लगता है ईन। क्या लगता है दोस्तों? ईन इसका अनुलग्न है, और इसमें डबल बॉन्ड है इसी द्विआबंध, और इसका सूत्र लिख दिया CnH2n। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गए? एथीन, प्रोपीन। तो इनमें जो प्रत्यय यानी अनुलग्न जो आ रहा है वो ईन आ रहा है, इसलिए ये कौन सी श्रेणी हो गई? एल्कीन श्रेणी। इसके अलावा एल्काइन श्रेणी की बात करें तो इसमें जो अनुलग्न यानी प्रत्यय होता है वो आइन होता है। क्या होता है दोस्तों? आइन। तो आइन यानी इसमें त्रिआबंध है ही सही, इसका सूत्र लिख दिया। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्रोपाइन, क्या दोस्तों? प्रोपाइन, ब्यूटाइन आदि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम कुछ पूर्व लग्न देखेंगे। पूर्व लग्न यानी जो अनुलग्न के पहले जो लगते हैं वो पहले नंबर पे आता है मेथ, दूसरे पे नंबर पे एथ, 3 नंबर पे प्रोप, 4 नंबर पे ब्यूट, 5 नंबर पे पेंट, 6 नंबर पे एक्स। क्या था दोस्तों? एक्स। और 7 नंबर पे हेप्ट, 8 नंबर पे ऑक्ट, 9 नंबर पे नॉन, और 10 नंबर पे डेक। तो जब अपन एल्केन श्रेणी की बात करें तो इनमें अनुलग्न क्या लग जाएगा? एन। तो इनका सूत्र बन जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। जबकि अगर एल्किन श्रेणी यानी एल्किन श्रेणी में अनुलग्न क्या है? इन। तो इनका नाम हो जाएगा मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। और एल्काइन श्रेणी की बात करें तो एल्काइन श्रेणी का जो अनुलग्न है यानी जो पीछे प्रत्यय के रूप में लगता है वो है आइन। और जब इनके पीछे आइन लगाएंगे तो इनका नाम हो जाएगा मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, एप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। तो इनके नाम किस प्रकार बनेंगे यह आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इनमें अनुलग्न कैसे लगाना है, प्रवलग्न कैसे लगाना है, एक सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है, डबल बॉन्ड कौन सा है, त्रिआबंध वाला कौन सा है, ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अपन इनके सूत्र बनाना सीखते हैं कि इनके सूत्र कैसे बनाते हैं। तो एल्केन श्रेणी के सूत्र अपन सबसे पहले बनाते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी से स्टार्ट करते हैं। तो एल्केन श्रेणी में देखिए सर्वप्रथम अपन बनाते हैं मेथेन। तो अपन जानते हैं एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या है? CnH2n+2। तो देखिए जो मेथेन है, मेथ जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। तो n का मान कितना होगा? 1। तो H2n की जगह क्या रखेंगे? 1 + 2। तो C 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, H 2 1 कम 2 + 2। तो CH 2 और 2 4, यानी मेथेन का सूत्र क्या हो गया? CH4। तो इसकी अगर संरचना की बात करें तो संरचना कैसे बनेगी? इसकी संरचना
H4 है तो चारों तरफ एक एक H दर्शा देंगे। और सिंगल बॉन्ड है यानी कौन सी श्रेणी है, एल्केन श्रेणी। और हम जानते हैं कि एल्केन श्रेणी कौन सी है, एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड श्रेणी। तो मेथेन का जो संरचना है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं अपन एथेन की संरचना। तो पहले अपन सूत्र लिखते हैं एल्केन का। तो एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2। तो एथ जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो n का मान कितना हो जाएगा, 2। H2n की जगह 2 + 2। तो C2H 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 + 2 यानी C2H 4 और 2 6। यानी ये किसका सूत्र हो गया, एथेन का। किसका हो गया दोस्तों, एथेन का। और इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, C तो एक कलाबंद आएगा इनमें। तो एक कार्बन चतुर्संयोजी है तो 4 संयोजकता आ गई इसकी। इसकी भी 4 संयोजकता कर दो, हो गई कंप्लीट। तो H लगा दो, 2 3 4 5 6। तो 6 हाइड्रोजन आ गए और 2 कार्बन आ गए। तो ये किसकी संरचना हो गई, ये किसकी हो गई दोस्तों, एथेन की। अब चलते हैं अगली संरचना, मेथेन एथेन प्रोपेन। किसकी दोस्तों, प्रोपेन। तो प्रोपेन प्रोप कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो C3 और H और इसमें 2 वन की जगह कितने रखेंगे, 3 + 2। तो C3H 2 को 3 से गुणा करेंगे, 6 + 2 यानी C3H 6 में 2 जोड़ेंगे 8। ये किसका सूत्र हो गया दोस्तों, प्रोपेन का। अब प्रोपेन की संरचना बनाएंगे तो 3 कार्बन बना दो, 3 कार्बन और इनकी चतुर्संयोजकता पूरी करनी है। तो 4 4 संयोजकता इनकी पूरी कर दो। अब हाइड्रोजन इनसे जोड़ दो, 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन है और एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड इनमें आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, ब्यूटेन। ब्यूटेन तो ब्यूट कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो n का मान कितना हो जाएगा, 4। सूत्र में रखते हैं CnH2n+2 वाले सूत्र में, क्योंकि ये काय का सूत्र है, एल्केन का। तो Cn की जगह 4, H2n की जगह 4 + 2। तो C4H 2 2 चौक 8 + 2। तो C4H 8 और 2 10 यानी C4H10 किसका सूत्र हो गया, ब्यूटेन का। तो C का 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना देंगे और हाइड्रोजन 10 है तो इनकी संयोजकता पहले पूर्ण कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन इन पे दर्शा दिया। तो ये किसकी संरचना हो गई, ये किसकी संरचना हो गई दोस्तों, ब्यूटेन की। इसी प्रकार आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और टेकेन सभी की संरचना बना लेंगे। तो देखो अब चलते हैं अपन, एल्केन श्रेणी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं एल्काइन श्रेणी पे। कौन सी दोस्तों, एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन श्रेणी का सूत्र अपन जानते हैं, H2n, CnH2n होता है। तो अब अपन इसमें जो एल्किन दोस्तों, सॉरी एल्किन, एल्किन का सूत्र होता है। एल्काइन बाद में पढ़ेंगे, पहले कौन सी पढ़ेंगे, एल्किन। तो एल्किन में पहले नंबर पे आता है मेथ। तो इसमें अनुलग्न क्या जोड़ना, ईन, क्योंकि एल्किन में जो अनुलग्न होता है वो ईन होता है। तो जब मेथ में ईन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथिन। क्या बनेगा दोस्तों, मेथिन। और जब मेथिन का सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये मेथ कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो एन की जगह कितना रखेंगे, 1। तो H2 और एन की जगह 1। तो C1 को लिखने की जरूरत नहीं है, H2 को 1 से गुणा करेंगे 2। तो CH2 मेथिन का सूत्र हो गया। और इस एल्किन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। कौन सा होता है दोस्तों, एल्किन में डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड H। तो इसमें जो CH2 की जो संरचना होगी वो AC होगी। तो इससे क्या है कि कार्बन की इधर वाली संयुक्ता भी पूरी हो रही है और इधर से की संयुक्ता पूरी हो रही है और हाइड्रोजन की संयुक्ता भी पूरी हो रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पे, यानी एथीन। तो एथीन का जो सूत्र है वो तो प्रोपीन की बनाएंगे।
तो प्रोपीन का जो सूत्र ऐसे बनाएंगे तो C3H6 बनेगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है ताकि टाइम नहीं लगे। तो इसकी तरह आप इसका भी बना लेना। तो इसमें 3 कार्बन दर्शाने, 1 2 और 3, और हाइड्रोजन कितने आएंगे 6। कितने आएंगे दोस्तों? तो 2 2 और 2, 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। तो अब इनकी चतुर्संयुजकता कैसे पूर्ण करें? तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं देना अपन को ना, इधर दे देना है। और यहाँ पे जो संयुजकता होगी, सॉरी दोस्तों, ऐसे बनेगी। कार्बन 3 है तो इधर इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, इधर हाइड्रोजन, इधर इधर और इधर। देखते हैं कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो हाइड्रोजन होंगे अपने पास। तो अब संयुजकता जोड़ते हैं, 2 3 और 4। इस कार्बन की हो गई 2 3 और 4, इसकी भी चतुर्संयुजकता कंप्लीट हो गई। और 1 2 3 4 इसकी भी हो गई। चलते अपने ब्यूटीन की बनाते हैं। किसकी दोस्तों? ब्यूटीन की। तो ब्यूट कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो CnH2n वाले सूत्र में 4 रखेंगे तो C4H2 गुणा 4, तो C4H8। C4H8 किसका सूत्र हो गया? ब्यूटीन का। तो इसके लिए 4 कार्बन बना देंगे, 2 3 और 4। तो इसमें अपन 8 हाइड्रोजन जोड़ने हैं अपन को। तो इसमें जोड़ेंगे 1 2 और ये द्विसंयोजकता हो गई। तो 1 2 3 4 हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए और कार्बन भी 4 आ गए और अपना द्विआबंध भी आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एल्किन श्रेणी है उसमें कौन सा आबंध होता है? द्विआबंध, यानी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड भी इसके अंदर आ गया। तो आपको ब्यूटीन की संरचना बनानी आ गई होगी। तो एक और बना लेते हैं अपन, पेंटीन की संरचना। किसकी दोस्तों? पेंटीन की संरचना। तो पेंटीन की संरचना हम जानते हैं, पेंट कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो CnH2n वाले सूत्र में 5 रखेंगे तो C5H2 ब्रैकेट में कितना रखेंगे? 5। तो C5H, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, यानी C5H10 किसका सूत्र हो गया? पेंटीन का। तो कितने कार्बन बना लेंगे? 5। 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। तो अब चतुर्संयुजकता पूरे करते हैं। तो 1 2 3, 1 1 2 1 2 1 2 3। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हाइड्रोजन आ गए दोस्तों? 10। तो ये किसकी संरचना हो गई? पेंटीन की। और इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया। देखते हैं कार्बन की चतुर्संयुजकता पूरी हो रही है या नहीं। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इसमें कार्बन की चतुर्संयुजकता कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब अपना जो संरचना सूत्र है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अपन एल्काइन श्रेणी। कौन सी दोस्तों? एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन में जो अनुलग्न है वो क्या है? आइन। और इसका जो सूत्र है वो क्या है? CnH2n-2। तो अपन सर्वप्रथम बनाते हैं, जैसे प्रोपाइन की बना लेंगे। किसकी दोस्तों? प्रोपाइन की। तो प्रोपाइन प्रोप कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, C3H2 3-2, यानी C3H, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 - 2, यानी C3H4। C3H4 किसका सूत्र हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रोपाइन का सूत्र। तो कार्बन कितने बनाएंगे? 3, 1 2 और 3। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड करना है एक जगह, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एल्काइन श्रेणी होती है वो त्रिआबंध वाली होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। तो इस कार्बन की चतुर्संयुजकता पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो ये हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसकी चतुर्संयुजकता तो वैसे ही पूरी हो गई, 1 2 3 4। तो इसके तो कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं। आगे चलते हैं, इसके एक ही संयुजकता पूरी हुई है तो इसके 3 बिंदु लगा देंगे, तो इसकी भी चतुर्संयुजकता पूरी हो जाएगी। तो 1 2 और 3। अब गिनते कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 और 4। अपने सूत्र में भी तो कितने थे? 4। और कार्बन कितने? 1 2 3। यानी जो प्रोपाइन की संरचना वो क्या हो जाएगी? ये वाली। और इनमें से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट और समझ लीजिए दोस्तों, एक बना देते हैं अपन। किसकी? हेक्साइन की। हेक्साइन की
संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे, कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एक्स आता है 6 नंबर पे। तो CnH2n-2 वाले सूत्र में क्या रखेंगे, 6। तो जब 6 रखेंगे तो C6H2 n की जगह 6 माइनस 2, तो C6H 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 माइनस 2, तो C6H 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, यानी C6H10 किसका सूत्र हो जाएगा, एक्साइन का। तो कार्बन कितने लेने हैं अपन को, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन कितने हो गए दोस्तों, 6। हाइड्रोजन कितने तो अपन जानते हैं हेक्साइन कौन सी श्रेणी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो इसमें जो आबंध आता है वो कौन सा होता है, हेक्साइन एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड पहले से लगा देते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले से लगा देंगे तो संरचना के गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। तो 3 यहाँ लगा दिया। अब अपन कार्बन की चतुर्संयुजता पूरी करते हैं। इस कार्बन की चतुर्संयुजता में 3 बिंदु आ गए तो एक और लगाना है। तो इसकी देखते हैं, 3 और 1 4, इसकी कंप्लीट हो गई। इसमें 1 2 और लगाने की जरूरत है। इसमें 1 2, इसमें भी 2 लगाएंगे, इसमें भी 2 लगाएंगे, इसमें 1 है तो 3 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये किसकी संरचना हो गई दोस्तों, ये संरचना हो गई हेक्साइन की। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये जो संरचना बनानी है वो अच्छी तरह आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। तो नेक्स्ट बिंदु अपना संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एक कलाबंध यानी सिंगल बॉन्ड कौन सा पाया जाता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी द्विआबंध और त्रिआबंध पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो नीलीलों के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक जलती हुई लौ के साथ जलता है। और इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या है, CnH2n+2। ये किसका सूत्र है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र है CnH2n व CnH2n-2। ये किसके सूत्र हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कम प्रतिक्रियाशील होता है, कैसा, कम प्रतिक्रियाशील, जबकि ये अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अधिक प्रतिक्रियाशील। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण की बात करें तो जैसे मेथेन, एथेन आदि। और इसके उदाहरण है जैसे प्रोफीन और प्रोपाइन या पेंटाइन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। अगला बिंदु है अपना एल्किन व एल्काइन श्रेणी में मुख्यतः क्या अंतर है। तो एल्केन जो श्रेणी होती है उसका सूत्र, इन तीनों के सूत्र अलग अलग है। एल्केन श्रेणी है वो सबसे कम प्रतिक्रियाशील होती है, ये इससे अधिक क्रियाशील होती है, जबकि एल्काइन सबसे अधिक क्रियाशील होती है। और इनके नाम में इनका नाम एल्केन है, आयुपेशी नाम, इसका एल्किन, इसका एल्काइन। और क्रियाशीलता के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। और अपढ़ियम संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अलग करना। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे दे दिया मेथेन, एथीन, प्रोपाइन और ब्यूटेन। तो इनमें से अपन को संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अलग करना है। तो हम जानते हैं कि जो संतृप्त का हाइड्रोकार्बन होता है वो एल्केन श्रेणी होता है। एल्केन यानी जिसमें पीछे जो प्रत्यय लगा होता है वो एन होता है, एन यानी अनुलग्न। तो इसमें मेथेन, इसमें भी एन लगा हुआ है, और इसमें ब्यूटेन, इसमें भी एन लगा हुआ है। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। तो ये दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। जबकि इन और आइन वाला किसका उदाहरण है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो इसमें से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम आसानी से छांट सकते हैं। इसके अलावा सूत्र ऐसे आ जाएगा CH4 C2H6 C4H8 C5H8। इनमें से किसको छांटना है, संतृप्त और असंतृप्त को अलग करना है। तो संतृप्त ये मेथेन का सूत्र है, मेथेन किस में आ जाएगा, संतृप्त में। इसके अलावा ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है पेंटेन का, तो ये भी किस में आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये सूत्र है एथेन का, ये मेथेन का और ये एथेन का। तो ये दोनों
किस में आ जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोनों। जबकि ये सूत्र है ब्यूटीन का, तो ब्यूटीन किस में आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और ये सूत्र है किसका, यह है पेंटीन का, तो ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट बिंदु अपना कार्बन के संरचनात्मक भाग, यानी कार्बन की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है। तो अपन पहली श्रेणी पढ़ेंगे सीधी कार्बन श्रेणी। सीधी कार्बन श्रेणी की बात करेंगे तो जैसे मान लो प्रोपेन की संरचना है, तो प्रोपेन की जो सीधी संरचना बनाएंगे अपन, जैसे सी सी सी, एच 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 एच, ये कौन सी हो गई, प्रोपेन की सीधी संरचना हो गई। कौन सी हो गई दोस्तों, प्रोपेन की सीधी संरचना। अब हम बनाएंगे साकित शाखाएं श्रेणी। साकित शाखाएं श्रेणी, जैसे ये कार्बन, तो ये पेंटेन की बनाएंगे, तो अब इसकी चतुर्थांशयुक्ता पूरी कर लेंगे, हाइड्रोजन 1 2 3, तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा साकित शाखा श्रेणी के अंदर। किसमें, साकित शाखा श्रेणी में, तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये जो पेंटेन की संरचना है वो किस में आ जाएगी, साकित शाखा श्रेणी, यानी पेंटेन की साकित श्रेणी में आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे पेंटेन के संरचनात्मक अवयव। जैसे पेंटेन का सूत्र क्या हो गया दोस्तों, C5H12, क्या हो गया, C5H12। तो अब अपन पहले बनाएंगे सामान्य पेंटेन, यानी सामान्य पेंटेन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, 5 कार्बन लेंगे, क्योंकि इसका नाम क्या है, पेंटेन, तो इसमें कितने कार्बन आएंगे, 5। तो इसकी जो सामान्य संरचना है वो ऐसी होगी। ये कैसी होगी इसकी सामान्य संरचना पेंटेन की। जबकि क्वेश्चन है जाए आइसोपेंटेन का संरचना बनाए, किसका दोस्तों, आइसोपेंटेन का। तो आइसोपेंटेन का जो संरचना वो कैसे बनेगा, पहले अपन कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए, एक कार्बन यहाँ लगा दो। तो इसमें अब कार्बन की चतुर्थांशयुक्ता कंप्लीट कर दो, तो क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेन। देखिए बनाते हैं, 1 2 3 4 हो गए, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। तो हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये किसका चित्र हो गया दोस्तों, आइसोपेंटेन का। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाता है, आइसोपेंटेन की संरचना बनाइए। तो अब आइसोपेंटेन में किसकी संरचना बना देंगे, ये ऐसी संरचना बना देंगे। इसके अलावा आपको पूछ सकता है नियोपेंटेन की संरचना बनाइए। तो नियोपेंटेन की संरचना कैसे बनाएंगे दोस्तों, कार्बन को पहले ऐसे दर्शाएंगे, कैसे दोस्तों, ऐसे, फिर इसकी चतुर्थांशयुक्ता पूरी कर लेंगे। तो चतुर्थांशयुक्ता पूरी करेंगे तो ऐसे इसकी चतुर्थांशयुक्ता पूरी हो जाएगी। तो ये किसका चित्र हो गया दोस्तों, नियोपेंटेन का। किसका दोस्तों, नियोपेंटेन का। तो इसका चित्र आप आसानी से, या इसकी संरचना जो है आसानी से बना लेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चित्र आ सकता है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन यानी इसका सूत्र क्या है, प्रोपेन का, C3H6। तो साइक्लोप्रोपेन का जो चित्र बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, जैसे दोस्तों साइकिल की तरह लेना है इसको। तो साइकिल की तरह कार्बन हो गए 3, और अब इनकी चतुर्थांशयुक्ता पूरी करनी है, तो हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये किसका चित्र हो गया, साइक्लोप्रोपेन का। किसका हो गया दोस्तों, साइक्लोप्रोपेन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 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 ऐसे। तो ये अब बनाएंगे दोस्तों साइक्लोब्यूटेन की संरचना। किसकी दोस्तों, साइक्लोब्यूटेन की संरचना। तो साइक्लोब्यूटेन की संरचना कैसे बनाएंगे, तो 4 कार्बन ले लेंगे, तो 4 कार्बन ले लिया, इनकी संयोजकता पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तो 1 2, तो इनके हाइड्रोजन लगा देंगे, तो हाइड्रोजन लगा के इनकी चतुर्थांशयुक्ता कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, साइक्लोब्यूटेन। या इसके अलावा इसकी संरचना ऐसे भी बनाई जा सकती है, कैसे दोस्तों, ऐसे। तो अब हाइड्रोजन लगा लो इसकी कंप्लीट, हाइड्रोजन जोड़ लो, तो ये किसका चित्र बन जाएगा, या किसकी संरचना बन जाएगी, साइक्लोब्यूटेन की। किसकी दोस्तों, साइक्लोब्यूटेन की। अब अगली संरचना अपनी साइक्लोपेंटेन की। तो साइक्लोपेंटेन यानी सबसे पहले इसका सूत्र लिखते हैं C6H12। साइक्लोपेंटेन की, साइक्लोहेक्सेन की जो संरचना बनाएंगे वो कैसे बनेगी,
वो बनेगी दोस्तों इसे पहले 6 कार्बन लगा लेंगे। अब इसकी संयुक्ता पूरी कर लेंगे। तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसके। तो ये किसका संरचना बन गई, साइक्लोपेंटेन की, हेक्सेन की। किसकी दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन की। अब अगली संरचना अपनी साइक्लो सॉरी दोस्तों साइक्लोपेंटेन था अपना, तो साइक्लोहेक्सेन अगली संरचना है, तो उसको यहाँ पे बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बना लेंगे, साइक्लोपेंटेन की संरचना। इसकी साइक्लोपेंटेन, ये किसकी बन गई थी, हेक्सेन की। तो साइक्लोपेंटेन की संरचना अब बना लेंगे हम। तो साइक्लोपेंटेन की संरचना कैसे बनेगी दोस्तों, 5 कार्बन बना लो पहले। तो 5 कार्बन कंप्लीट हो गए, तो अब इनकी चतुर्संयुजकता पूरी कर दो। 2 2 तो ये किसकी संरचना हो गई दोस्तों, साइक्लोपेंटेन की। किसकी दोस्तों, साइक्लोपेंटेन की। और साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो ये कैसे बनेगी, ये बनेगी दोस्तों तो इसमें आप हाइड्रोजन लगा देना, तो ये किसकी संरचना बन जाएगी, साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु। अब अगला बिंदु अपना बेंजीन, यानी बेंजीन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन की संरचना कैसे बनती है। तो बेंजीन की संरचना कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन लेंगे पहले, तो 2 3 4 और 5। 5 कार्बन लेने के बाद इनमें ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। एक तो यहाँ पे 6 कार्बन, क्या दोस्तों, 5 नहीं 6 कार्बन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसमें बीच बीच में एकल बॉन्ड और एक के बाद एक डबल बॉन्ड। तो अब कार्बन की चतुर्संयुजकता कंप्लीट करेंगे। तो 1 2 3 तो 4, 1 2 3 4 4 और ये 4 और ये 4 और ये 4। तो हाइड्रोजन लगा देंगे इनके, 3 4 5 और 6। तो इसका जो सूत्र होता है C6H6 होता है दोस्तों। बेंजीन का जो सूत्र है वो C6H6 है। तो ये किसकी संरचना हो गई, बेंजीन की संरचना हो गई दोस्तों। अगला बिंदु अपना कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। तो कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति की बात करें तो कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए 3 कार्बन परमाणु यौगिकों का नाम प्रोपेन होगा। इसके अलावा प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको प्रोलगन अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम से दर्शाया जाता है। इसके अलावा यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कि टोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से दिया जाता है। जैसे प्रोपेन है, क्या दोस्तों, जैसे मान लो प्रोपेन है, तो प्रोपेन को ओन लगाना हो तो क्या करेंगे, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। तो इसके अलावा कार्बन पद्धति में अपन अगले बिंदु पे देखेंगे। तो अगला बिंदु अपना संरचनात्मक अवयव, क्या दोस्तों, संरचनात्मक समावयव, यानी ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो समावयवी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ब्यूटेन के समावयव, काहे के दोस्तों, ब्यूटेन के समावयवी, ब्यूटेन के समावयवी। और प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें यौगिक में हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। इनमें कार्बन यौगिकों को विशिष्ट गुण मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह का मतलब है जैसे विषम परमाणु हो गया क्लोरीन या ब्रोमीन। क्या हो गया दोस्तों, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, हेलो। हेलो हेलो यानी जैसे क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो, और ब्रोमीन को ब्रोमो। क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्रोमो। क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो।
तो जैसे एल्कोहल, तो एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह वो क्या है दोस्तों? एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है दोस्तों OH। क्या है? OH। सेकंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है दोस्तों C डबल बॉन्ड और H। क्या दोस्तों? C डबल बॉन्ड और H, ये एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। तीसरा बिंदु अपना कीटोन। क्या है दोस्तों? कीटोन। तो कीटोन में C डबल बॉन्ड O, तो इसका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। और चौथे बिंदु की बात करें तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या दोस्तों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके प्रकार्यात्मक समूह की बात करें तो इसका प्रकार्यात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O OH। तो ये इसका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा।